गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टेस्ट। 106 106 आज करेंगे हम लोग। आज का सीट नंबर 106। द क्वेश्चन नंबर इज 71 क्वेश्चन से ये शुरू हो रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन के बारे में पूछी जा रही। ठीक है, आर्गन है। तो आर्गन की मात्रा वैसे पृथ्वी के वायुमंडल में 0.93% होता है। ये होता है आपके आर्गन का मात्रा। ठीक है जी। आर्गन की मात्रा आपके कितने होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में? तो 0.93। तो इसमें 1%, 2%, 4% दिया हुआ है, तो इसमें 1% को हम लोग मानकर चलेंगे। डैट मीन्स कि ए इज योर आंसर। ए क्या होगा? आपके आंसर होगा 1%। 1% इसके सही उत्तर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैकलियोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के ये देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा। ठीक है जी। कांगड़ा जिले कांगड़ा जिले के धर्मशाला धर्मशाला नामक नामक स्थान पर नामक स्थान पर प्रसिद्ध 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 हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन हिल स्टेशन। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस देखेंगे 73 का। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है। तो पृथ्वी का व्यास घटता नहीं है, यहाँ बढ़ता है। क्या होगा? यहाँ बढ़ता है। ठीक है जी, बढ़ता है, जिसके कारण ये क्या होगा? गलत होगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है, ये बिल्कुल सही होगा। ध्रुवों ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता है। ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है आपके? गलत है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है, बी सही होगा। बाकी सब आपके क्या है? गलत है। तो देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये 0 डिग्री आपके क्या हो जाएंगे? भूमध्य रेखा। ये कहा जाएगा भूमध्य भूमध्य रेखा। इसका आधी पार्ट को क्या कहा जाएगा? त्रिज्या को क्या कहा जाता है? आपके त्रिज्या कहा जाता है, अर्थात रेडियस कहा जाता है। ये आपके रेडियस हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है? अक्षांश है। ये सभी के सभी अक्षांश है। तो सभी के सभी अक्षांशों की त्रिज्या त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ से बढ़ रहा है, त्रिज्या त्रिज्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। पृथ्वी के पूरा ये व्यास हो गया, इसे कहा जाता है व्यास। ठीक है, तो इसके व्यास कितने हैं? तो 12,756 किलोमीटर व्यास है। और इसके आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी, और ये आपके देशांतर है। इसे प्रधान यामयोतर कहा जाता है। ये हो जाता है प्रधान यमयोतर, जिसे इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहा जाएगा। प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो त्रिज्या आपका ये
है, ये हो गया आपके पृथ्वी का त्रिज्या हो गया। तो इधर से त्रिज्या क्या है आपके बढ़ रहे हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर त्रिज्या की लंबाई क्या है, बढ़ती है, तो बी इसकी सही उत्तर हो जाएंगे। 74 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, यही क्या है गलत। ठीक है, गलत पूछा जा रहा है, तो ये क्या है गलत है। तो दो अणु नहीं होते हैं, कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो जीरो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन थ्री को ही क्या कहते हैं, ओजोन कहा ओजोन कहा जाता है। तो ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणु द्वारा बना एक अणु है, तो दो नहीं कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। इसी कारण ये गलत है, गलत ही पूछ रहा है, तो ये आपके सही होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरणों की पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, ये भी सही है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से विकिरण होता है, तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस का एक परत है, तो वही ओजोन गैस के परत हमारे अल्ट्रावायलेट सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस अर्थात पैरावैंगनिक किरणों को क्या करता है, सोख लेता है। तो इसे ही कहा जाता है पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी की कवच कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। तो ये भी सही है, तो गलत पूछा जा रहा है, तो गलत क्या हो जाएगा, ए आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग सोनू, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसे अपक्षयन कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, अपक्षयन कहा जाता है। भूस्खलन, भूस्खलन यानी पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप, भूकंप के आने से भी भूस्खलन होता है। मानवीय क्रियाकलाप यानी डैम का बनाना, ठीक है, बांध का निर्माण करना या फिर माइंस करना, खदान करना, डायनामीटर लगा करके वो पर्वत को तोड़ना, वहाँ भी भूस्खलन होता है। तो मानव क्रिया भी द्वारा होता है, प्राकृतिक रूप से भी भूस्खलन होता है। लेकिन अनाच्छादन की बात करें, जिसे डेनुडेशन कहा जाता है, तो अनाच्छादन का मतलब होता है आपके अपक्षय, अपक्षय होगा प्लस अपर्दन, अपर्दन प्लस प्लस परिवहन, परिवहन, इन सब को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अनाच्छादन, से कहा जाता है अनाच्छादन। ठीक है, अनाच्छादन डेनुडेशन इसे कहा जाता है, डेनुडेशन। ठीक है, सभी क्रियाओं के जैसे अपक्षय होता है, अपक्षय के बाद अपर्दन होगा, अपर्दन के बाद परिवहन होगा, परिवहन के बाद में निक्षेपण होगा, प्लस निक्षेपण भी लिखा जा सकता है, निक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पर निक्षेपण शब्द हम ना लिखे तो अच्छा है। ठीक है जी, निक्षेपण यहाँ नहीं लिखा जाए तो अच्छा है। ठीक है, सिर्फ इतने को मिला करके क्या कहा जाता है, अनाच्छादन। परंतु इसका सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा, अपक्षयन या अपक्षय, वेदरिंग होगा। बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके उद्भुत हुई थी, तो ये क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। कब, कब इसे, कब इसका सम्मेलन किया गया था, तो 1992 में किया गया। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया था, पूरी देश में लागू हुआ था 1970 19 1997 को लागू किया गया था। 19 1997 को इसे लागू किया गया था पूरी देश में। ठीक है, पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो आपके ब्राजील में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कहाँ हुआ था, तो कनाडा में, कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किससे संबंधित था, तो ओजोन डिप्लेशन से, ओजोन डिप्लेशन, डिप्लेशन, ओजोन
ओजोन क्षरण से, ओजोन क्षरण, ओजोन में जो छिद्र हो रहा था उसे बचाने के लिए कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन से इसे रिलेटेड है। तो आपके कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से, यानी बी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। बी इज योर राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। पूर्वी घाट की निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? तो जावेदी आपकी है, जावेदी है, सौराय पहाड़ी भी है, लेकिन पालकोंडा पहाड़ी नहीं। पालकोंडा पहाड़ी आपके कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। ये कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ए और बी आपके राइट हैं, सी आपके गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर डी हो जाएगा। 77 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। जावेदी पहाड़ी, देवराय पहाड़ी, ये दोनों के दोनों पहाड़ी आपके कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में। परंतु पालकोंडा पहाड़ी आपके तमिलनाडु में ना होकर के कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसे एटलस में देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जूट से संबंधित सही तथ्य पहचाने। जूट यानी पटसन की बात हो रही है, तो यह खरीफ फसल है, ये रबी फसल नहीं है। आवश्यक उच्च तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य इसे चाहिए होता है, आवश्यक तापमान। आवश्यक वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1 3 4, 1 3 4 आपके सही है। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? ए हो जा रहा है। सही उत्तर इसके क्या होंगे? ए होंगे, क्योंकि जूट की फसल खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, खरीफ सॉरी रबी फसल नहीं है, वो खरीफ की फसल है, क्योंकि इसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है और जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में की जाती है। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम और कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में भी जूट की कृषि की जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, धरवार चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? धरवार की चट्टान, अब देखेंगे कि उत्तर पश्चिम की बात करें, हम बिहार का ही एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखेंगे, ये एक बिहार का एक डायग्राम बना लेते हैं और ये आपकी एक नदी है, ये एक नदी हो जाती है गंगा नदी। ये गंगा नदी हो गया, यहाँ कुछ पर्वत श्रेणी मिलेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको कुछ पठार मिलेगा, ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा, और ये मैदानी क्षेत्र, ये आपके क्या हो जाएंगे? मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें उत्तर पश्चिमी भाग, ये हो गया उत्तर पश्चिमी। तो ये आपके टर्शियरी है, ये क्या है? टर्शियरी है। ये मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग आपके क्वार्टरनरी है। क्वार्टरनरी युग में मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, और आपके धरवार चट्टान की उपस्थिति आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये हो जाएगा आपका धरवार। ठीक है, ये वाली चट्टान जो होगी ये क्या हो जाएगा? आपके हाड़वाड़ चट्टान, ये हो जाएगा हाड़वाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान, और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा विंध्यन। विंध्यन, ये हो जाएगा विंध्यन चट्टान। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गया आपका दक्षिण दक्षिण, ये क्षेत्र हो गया दक्षिण पूर्व, और ये क्षेत्र हो गया आपके दक्षिण उत्तर। ठीक है जी, ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपके दक्षिण दक्षिण। सभी के सभी आपको, ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये पठारी क्षेत्र हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ पठारी, पठारी क्षेत्र आपको दिख रहा है। ये क्षेत्र जो है आपके क्या हो जाएंगे? तो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ये मैदानी क्षेत्र हो गया है जी।
और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र आपके किधर है, यहाँ से जब भाग देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो जो जिस जिस युग में हुआ है उसकी उत्तर यहाँ देख पा रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर मध्य, ये है उत्तर मध्य वाला क्वाटरनरी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिणी पूर्व जो धरवार चट्टान है ये चट्टानी हो जाएगा, यानी कि आपके पठारी क्षेत्र हो जाएगा। तो दक्षिणी पूर्व भाग आपके धरवार चट्टान है और दक्षिणी उत्तरी भाग, ठीक है जी, दक्षिण उत्तरी दक्षिण पश्चिम, सॉरी यहाँ दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी भाग आपके कौन से विंध्यन चट्टान हो जाएंगे। सही उत्तर आपके क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डुंग या झंगपोश सिंचाई पद्धति सिंचाई संरचना किस स्थान क्षेत्र की है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी की है। इस प्रकार की देखेंगे, इस प्रकार की सिंचाई बोडो जनजाति जनजातियों द्वारा द्वारा असम के उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, जिसे डुंग सिंचाई संरचना कहा जाता है या पद्धति कहा जाता है। तो किन जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो बोडो जनजाति। ये सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, तो ब्रह्मपुत्र की घाटी, भी इसके सही उत्तर होंगे। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सबसे बड़ी विविधता डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में नहीं होगा, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में होगा, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में नहीं होगा। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, बी। इसे इसे वर्षा वन की की कहा जाता इसकी की उपस्थिति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है जी। सही उत्तर इसके, राधे राधे जी, शांति कुमारी, राधे राधे जी, सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 49 यानी 50वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच स्थित है, ये है यूएसए और कनाडा। 49 पैरेलल ये कहा जाता है 49 पैरेलल, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन आपको इस तरह से खींची और इसी को कहा जाता है 49 पैरेलल। ऊपर में आपको क्या मिलेगा, तो कनाडा मिलेगा और इस तरफ में क्या मिलेगा, तो यूएस, ठीक है। इसी लाइन को कहा जाता है 49 पैरेलल, यानी कि 49 अक्षांश रेखा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है दो देशों के मध्य, यूएसए और कनाडा के मध्य। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कहा जाता है 38 पैरेलल लाइन, ठीक है जी, पैरेलल समानांतर रेखा, पैरेलल। सही उत्तर इसमें आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यूएसए एंड कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है।
ये सभी को पता है। क्षोभ, सबसे अधिक गैसों का घनत्व आपको कहाँ मिलेगा? तो क्षोभ, ठीक है। ये कोई ज़्यादा, ये पृथ्वी हो गई और इसके पहला मंडल, ये दूसरा मंडल, ये तीसरा मंडल, यही है आपके क्षोभ। क्षोभ मंडल में ही सबसे ज़्यादा आपको घनत्व मिलेगा गैसों का, सबसे अधिक ज़्यादा घट, यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ और भी थोड़ा कम होगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो घनत्व कहाँ मिलेगा? तो सर्वाधिक, यहाँ देखेंगे सर्वाधिक घनत्व, ठीक है, वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व वाली क्षोभ मंडल होगी। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, ट्रोपो। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों के रूप में होता है, परतदार, परतदार जमाव होता है। तो किस प्रकार की चट्टानों में? वो हो जाएगा आपके अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये आग्नेय चट्टान आपके रावेदार होता है, रूपांतरित चट्टान, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन दोनों के रूप में जब परिवर्तन होता है तब उसे रूपांतरित चट्टान कही जाती है। और रूप में परिवर्तन कब होता है? तो ताप और दाब के कारण। किसी भी चट्टान में जब ताप और दाब बढ़ जाती है तो उसका रूप चेंज हो जाता है, उसी को रूपांतरित चट्टान या कयांतरित चट्टान कही जाती है। और आग्नेय चट्टान ये प्राइमरी चट्टान है, यानी प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही निर्माण होता है, उसका जब अपर्दन होता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टान में जब दाब पड़ता है, ठीक है, दबाव पड़ता है, दबाव के कारण ताप में परिवर्तन होता है, तो वहाँ की चट्टाने का रूप क्या है? परिवर्तित हो जाता है, उसे रूपांतरित चट्टान कही जाती है। तो परत में मिलती है कौन सी चट्टान? तो अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स, सबके बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दो राज्यों कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो लौटती है जब मानसून, तो सबसे अधिक चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में होता है। ये आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर आएंगे। ये चक्रवात की बात करें, ठीक है, तो चक्रवात ये देखेंगे, चक्रवात आपके दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होगा शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है जी, शीतोष्ण चक्रवात। और एक होगा आपके उष्ण, उष्ण। और हमारे भारत में जो चक्रवात आता है वो कौन सा है? तो उष्ण चक्रवात है, ठीक है, उष्ण चक्रवात है। उष्ण चक्रवात ये कब होता है? जब हमारे भारत से मानसून की वापसी होती है, तभी तभी उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और चक्रवात के केंद्र में, ठीक है, देखेंगे चक्रवात, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब, वायुदाब होता है। की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जलीय भाग में होता है, जलीय भाग, भाग अर्थात समुद्र, समुद्र में होता, ठीक है। और स्थल में प्रवेश करते ही इसकी शक्ति क्षीण हो जाती, ठीक है। सागर में इसकी उत्पत्ति होगी और ये मूव करेगा किस तरफ में? स्थल की ओर। स्थल में जाते ही तटीय क्षेत्र को नष्ट करके और ये विलुप्त हो जाती, ठीक है। तो ये कहाँ प्रभावित कर होता है? कौन से राज्य? तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की लेटेराइट मिट्टियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है। वे साधारणतः लाल रंग की मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है, समृद्ध नहीं होती है, इसकी कमी होती है, ठीक है, कमी होती है, जिसके कारण ये क्या है? गलत है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी सही है। ए और सी दोनों सही है। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से
अधिक डी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। लेटेराइट मृदा का निर्माण वही होता है जहाँ अधिक वर्षा हो और अधिक ताप हो। अधिक ताप और अधिक वर्षा के कारण कारण वहाँ वर्षा होता है, सॉरी, वर्षा होता है, वर्षा से निक्षालन, निक्षालन से ही लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें जिसमें आपके नाइट्रोजन और पोटास की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, चूना का भी कमी होता है, चूने की भी कमी होती है। तो आपके ए और सी सही उत्तर होगा। तो ए और सी सही होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक आपके सही उत्तर हो जा रहे हैं। डी, डी इज योर राइट आंसर। ऊटी, ऊटी क्या है, एक शहर है ऊटी। ये देखेंगे ऊटी एक शहर है, तो राजस्थान का एक प्रमुख पशु है नहीं, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, बिल्कुल राइट है, ये नदी नहीं। ऊटी क्या है, एक शहर। ठीक है, हिल स्टेशन इन साउथ इंडिया, ये आपके भी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है ये, तो आपके ऊटी आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, तो नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, पहाड़ी में स्थित, में स्थित एक एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिल स्टेशन, हिल। और ऊटी ही एक ऐसा क्षेत्र है दक्षिण भारत में जो ठंडी है, बाकी सभी क्षेत्र क्या हैं, गर्म है। ये ठंडी क्षेत्र है, यहाँ कभी कभार बर्फ भी जमे हुए, रात को बर्फ भी जम जा। ठीक है, तो ये 87 का सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, वो है आपके कोरियम, कोरियम, मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट, मोनाजाइट रेत में कोरियम, कोरियम पाया जाता है, पाया जाता है। और ये कहाँ, केरल के तट पर। ठीक है, सी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है, सोमेश्वर दून, यहाँ सोमेश्वर दून नहीं होगा, क्या होगा, तो आर्द्र होगा, तो ये नहीं होगा। तराई क्षेत्र, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या होगा, तो आपके आर्द्र होगा, आर्द्र होगा। शुष्क पर्णपाती नहीं होगा, आर्द्र पर्णपाती यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, यहाँ भी आपके आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब पतझड़ होता है, तो दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में आपको पाए जाएंगे। कि आपके क्या होंगे, सही उत्तर। बिहार के शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है, तो दक्षिणी पठार के पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा, जहाँ पे शुष्क पर्णपाती पाए जाएंगे। नेक्स्ट, चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है, भारत और भूटान का संयुक्त परियोजना। ठीक है, और इसका, इसे रायदक, रायदक रिवर यानी कि नदी, नदी पर इसका निर्माण किया गया है, निर्माण किया किया गया है जी। चुका पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ये भारत और भूटान का संयुक्त परियोजना। ठीक है, भूटान के साथ है, बी इसका सही उत्तर होगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जब ग्रीनविच पर 12 बज रहे का समय, तो फिर आपके थिम्बू में यानी भूटान में क्या समय होगा, तो इसको समझ लेते हैं कि ये है आपके 0। ठीक है, और 0 डिग्री यही है आपके ग्रीन, क्या है, ग्रीन ग्रीनविच है। यहाँ पर समय क्या हो रहा है, तो 12 बज रहा है, 12 क्या हो रहा है, पीएम हो रहा है, यानी दोपहर, दोपहर का 12 बज रहा है। तो पूर्वी देशांतर में है ना, पूर्वी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर 90 डिग्री
पूर्वी दिशांतर, और इधर आपके वेस्ट होगा और इधर आपके ईस्ट होगा। ईस्ट में समय क्या है, बढ़ता है, और वेस्ट में समय क्या है, घटता है। 90 डिग्री यानी कि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे। 0 डिग्री पे 12 बज रहा है तो 90 डिग्री पर क्या समय होगा, उसको कैसे निकालेंगे? तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 90 × 4 इज इक्वल टू 360। 360 ये मिनट हो गया। अब इसको घंटा में परिवर्तित करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36। तो आपके 6 घंटा, 6 घंटा का क्या हो रहा है, डिफरेंस। 6 घंटा का डिफरेंस हो रहा है। जब यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो इस क्षेत्र में ये थिम्पू है, क्या बजेगा, तो 6 PM होगा। क्या होगा, 6 PM। कहाँ, तो थिम्पू में। थिम्पू में, थिम्पू में क्या बजेगा, तो आपके 6। सही उत्तर देखते हैं, बी में दिया गया है 6 PM होगा। देख लेंगे इसे, आप जानते होंगे समय निर्धारण में पढ़ाया जाता है, इसको समय निर्धारण में पढ़ाया जाता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। पूरब की ओर जब बढ़ेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी 0 डिग्री से प्रधान याम योतर से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय में बढ़ोतरी होती है, और 0 डिग्री से पश्चिम में बढ़ेंगे तो समय घटती है। प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो ये 30, आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री, 90 डिग्री थिम्पू का स्थानीय समय है। तो 90 डिग्री पर क्या समय होगा, तो 6 घंटे का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब कि वहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ 6 PM होगा। ठीक है, वही भारत में कितना बजेगा, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है, क्योंकि 82.5 डिग्री पर है। तो 82.5 डिग्री पर 5 डिग्री 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो हमारे भारत में तब समय क्या हो रहा होगा, 5:30। और भूटान में क्या हो रहा होगा। ठीक है जी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है जी। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया था, कब, 1912 ईस्वी। सही उत्तर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन विस्थापन सिद्धांत से आपको कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डेवलपमेंट यहाँ दिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया गया है के द्वारा, तो वेगेनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगेनर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ये आपके गया में है। ठीक है, यह है हिंदुओं तथा बौद्ध बौद्ध बौद्धों अनुयायी का एक पवित्र पवित्र स्थल है। पवित्र, जो कहाँ स्थित है, ब्रह्मयोनी, गया में स्थित। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ब्रह्मयोनी हिल्स, इट इन गया। ठीक है, यहाँ सूची दिया गया है, एक तरफ इंग्लिश है, हिंदी है, तो हिंदी वाला ही कर लेते हैं क्योंकि आप लोग हिंदी के ही हैं। दस्त एलुत, ये मरुस्थल का नाम दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ उसकी सूची में राज्य दिया गया है, राज्य नहीं क्षेत्र दिया गया है कि कौन सी मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखेंगे, दस्त एलुत आपको ईरान में मिलेगा, नूबियन मरुस्थल आपके सूडान में मिलेगा, मोजेब मरुस्थल आपके यूएसए के एरिजोना में मिलेगा, रब अल खाली आपको कहाँ मिलेगा, तो सऊदी अरब में मिलेगा। तो देखते हैं, ए का 2 दो में दिया गया है, बी का 3 दोनों में दिया गया है, सी का 1 आपके सी में दिया गया है, एंड डी का 4 तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी।
ठीक है जी, सही उत्तर आपके सी हो जा रहे हैं। 10 तेलुत कहाँ है? ईरान में है। नूबियन आपके कहाँ है? सूडान में है। मोजेब डेजर्ट आपके की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। रब अल खाली कहाँ है? तो सऊदी अरब में। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? सी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश तो देखेंगे इसमें आपके 48, 40, यूरोप में 44 देश है। एशिया में 48 से 50 भी बताया जाता है। ठीक है, और अफ्रीका में आपके 54। सबसे अधिक आपको किस महाद्वीप में देश मिलेंगे? तो अफ्रीका महाद्वीप। इस स्रोत द्वारा यूरोप में 44, 48 भी बताया जाता है। एशिया में 48, कभी 50 इस स्रोत द्वारा बताया जाता है, परंतु सबसे अधिक देश आपके अफ्रीका में 54। ठीक है जी, सी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है कि तांबा के लिए। कॉपर माइनिंग, यहाँ सबसे अधिक कॉपर माइनिंग किया जाता है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। माउंट किनाबालू सर्वोच्च शिखर म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड कहाँ का है? तो ये आपके मलेशिया का है। ठीक है, यह यह यहाँ लिख देता हूँ, यह मलेशिया, मलेशिया का सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी, इसकी इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 4,095, 4,095 मीटर है, और ये मलेशिया की सबसे ऊंची शिखर है ना। माउंट किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहाँ की है? तो मलेशिया देश की है, और ये मलेशिया देश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4,095 मीटर है। ठीक है जी, नेक्स्ट, फरक्का समस्या किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये फरक्का विवाद आपके 1996 में दो देशों के मध्य था। कौन से? तो भारत और आपके बांग्ला बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, एक हस्ताक्षर किया गया था 1996 दोनों देशों के मध्य। तो ये देखते हैं, भारत और भूटान नहीं है, भारत और चीन नहीं है, भारत और मालदीव भी नहीं है। तो क्या आंसर होगा उपयुक्त में से? कोई नहीं। ई इसके क्या हो जाएंगे? सही। ई इसके मध्य ये विवादित है। तो आपके भारत और बांग्लादेश, फड़क्का कहाँ है? तो गंगा नदी। ठीक है, ये देखेंगे, ये है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी, और ये गंगा नदी कहाँ चली जा रही है? आपके बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और यही आपकी क्या है? तो गंगा नदी है। यहाँ से यहाँ से एक नदी हुगली नदी आती है, ये कहा जाता है हुगली। ठीक है, हुगली नदी, और ये हो गई आपके भागीरथी। एक बार इसका नाम भागीरथी पड़ता है कहाँ? भागीरथी नदी इसका नाम पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। और ये हो गया आपके पद्मा, कहाँ पड़ता है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है इसी नदी का। गंगा, गंगा यहाँ आकर के द्विविभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, और यहीं पर एक फड़क्का नामक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे बैराज कहा जाता है। ये है आपके फड़क्का फड़क्का बैराज, बैराज है। और इसी में दो देशों के मध्य ये ठीक है, फड़क्का बैराज, यहाँ से नदियाँ, गंगा नदी द्विविभाजित हो जाती है, एक पूरब की ओर जाती है और एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर जो प्रवाहित होती है वो हुगली है, पूरब की ओर जो जाती है वो भागीरथी के नाम से एक बार जाना जाता है।
और यही भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और यही पद्मा जा करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कोई नहीं, ई इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। तीव्रता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? समाना प्रकार नहीं, उष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु बिल्कुल है, भूमध्य सागरीय ये भी नहीं, यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जा रहा है? बी। तो किस प्रकार की जलवायु है? तो सी डब्ल्यू उष्ण मानसूनी जलवायु। तीव्रता के अनुसार हमारे भारत की जलवायु को क्या कहा गया है? ठीक है, CW तीव्रता के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपके ओब्निस्क में किया गया था। कब किया गया था? 27 जून 1954 को है जी, 1954 को किया गया था। ओब्निस्क रूस में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, रूस में। अब देखेंगे चेर्नोबिल सोवियत संघ। तो ये चेर्नोबिल एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, और ये एक परमाणु घटना घटित हुई थी, परमाणु ऊर्जा घटना घटित हुई थी चेर्नोबिल में। ये चेर्नोबिल आपके कहाँ है? तो यूक्रेन में, ये यूक्रेन में है। ठीक है, ये आपके यूक्रेन में है। यूक्रेन में आपके परमाणु परमाणु ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र संयंत्र यानी चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में में परमाणु परमाणु घटना घटित हुई घटित कब हुआ था? तो 1980 यूक्रेन में चेर्नोबिल। हिरोशिमा हिरोशिमा जापान का एक शहर है जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में किसी के द्वारा वहाँ बमबारी की। ठीक है, बट इसके सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? ये इसके क्या हो जाएंगे? सही, ये इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित। उत्तर से, तो ये एक पर्वत श्रेणी, दूसरा पर्वत श्रेणी, तीसरा ये पर्वत श्रेणी, इसे ही ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और एक पर्वत श्रेणी, इस तरह से पर्वत श्रेणी को यहाँ दिखाया है। अब एक एक करके नामकरण कर देंगे। ये हो जाएगा काराकोरम है जी, ये हो जाएगा लद्दाख लद्दाख, और ये हो जाएगा आपके अस्कर, और ये हो जाएगा पीर पंजाब पर्वत श्रेणी है। तो ये हो गया आपके उत्तर, और ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएंगे। ठीक है, 2 नंबर, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 आपके यहाँ दिया गया है। बी आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर 2, 1, 4। वेरी गुड, आप सभी ने आंसर किया है बी। श्रवण कुमार ने भी बी। वेरी गुड, चलिए सही उत्तर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए अब तक तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी होगी आप लोगों की। आई होप कि अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो आपके बुध है, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, क्योंकि बुध का आकार चंद्रमा इतना है। बुध बुध ग्रह का
आकार, आकार, चंद्रमा, चंद्रमा, बुध ग्रह का आकार लगभग, यहाँ लगभग लिखना है, लगभग चंद्रमा की आकार, आकार के बराबर, बराबर, इसीलिए चंद्रमा किस ग्रह के सदृश है, तो बुध, क्योंकि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और इसका व्यास, व्यास चंद्रमा के व्यास से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए इसे चंद्रमा सदृश ग्रह भी कहा है बुध को। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, तो रोहतास। इसे धान का, इसे धान का कटोरा कहा जाता है, कटोरा, कटोरा कहा जाता है किसको, रोहतास को। तो सबसे अधिक धान का उत्पादन बिहार में रोहतास जिले की जाती है, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला आपके क्या हो जाएंगे, घास, हिरण, बाघ, यही सही है। घास मछली नहीं होगा, घास खरगोश, घास खरगोश तो होगा, खरगोश को हाथी नहीं खाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सही आपके क्या हो जाएंगे, ये देखेंगे, ये पिरामिड बनाया मैंने, ये पिरामिड, ये एक है, और ये एक है। यहाँ जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, घास, घास मिलेगा, देख पा रहे हैं, ये घास है, ये क्या हो गया आपके, घास। तो घास को कौन खाता है, तो घास को आप ले लीजिए, यहाँ एक जानवर बना देता हूँ, समझ जाएंगे आप, ये जानवर हो गया, इस तरह से आप समझ लेंगे, है ना, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे, ये एक क्या हो गया, जानवर हो गया, तो इसको ये खाता है। और यहाँ भी क्या है, बाघ है, ये बाघ, से हम बाघ लिख देते हैं, ये हो गया आपके बाघ, और ये हो गया हरिण, ये हो गया हरिण, ठीक है। तो घास को, घास को कौन खाएगा, हिरण, और हिरण को कौन खाएगा, बाघ, बाघ खाएगा। ये पिरामिड हो गया, घास, हिरण, हरिण और बाघ, ये खाद्य श्रृंखला, ये इसके क्या हो जाएंगे, राइट। बहुत इजी है। सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है, तो ये देखेंगे, ये आपकी ग्रेट लेक्स देख, ये एक झील है, यहाँ एक झील है, यहाँ भी एक क्या है, झील है, और इस झील के साथ में और भी प्राकृतिक झील है, यहाँ एक झील मिलेगा, और थोड़ा सा, ये एक झील मिलेगा, और यहाँ एक, ठीक है, ये एक झील है, ये भी एक झील है जिसमें जल को दिखाई जा रही है। देखेंगे सभी झील को एक नहर द्वारा, कुछ नहर द्वारा इसे जोड़ दिया, और यहाँ से एक नदी है, और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस, ये एक क्या है, नदी है, इसका नाम है सेंट, सेंट लॉरेंस, लॉरेंस, और ये आपकी चली जाती है कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में। ये है आपके झील, तो कौन कौन से झील हैं, ये झील होगा सुपीरियर, सुपीरियर, ये है सुपीरियर, ठीक है। ये आपके ह्यूरन, ह्यूरन, ये होगा आपके ह्यूरन, ये होगा मिशिगन झील, मिशी, मिशिगन, 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 ये होगा आपके ईरी, ईरी, ये हो जाएगा ईरी, और ये हो जाएगा ओंटारियो, 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 ये होगा ओंटारियो, ठीक है। अब देखेंगे कि ये तो पहले से ही जुड़ा हुआ है प्राकृतिक रूप से, अब कुछ, अब कुछ नहर द्वारा, ये देखेंगे, ये नहर है, इसको भी एक नहर द्वारा जोड़ दिया गया है, ठीक है, और इसे भी एक नहर द्वारा जोड़ दिया, तो ये आपके कौन से नहर हो गए, तो सू नहर, ये हो गया सू नहर, ये हो गया आपके ईरी, ईरी, ईरी नहर, और ये हो गया
वेलैंड नहर, वे, ठीक है, वेलैंड, वेलैंड, वेलैंड। और ये सब कहाँ निर्मित है? जलमार्ग, तो महान झीलों के सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पैराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है आपके बिहार। बिहार में पैराइट लगभग 95% पाया जाता है। तो बिहार के दो राज्यों में पाया जाता है, एक हो जाएगा आपके कैमूर, ठीक है, कैमूर, और दूसरा हो जाएगा रोहतास। दो जिलों में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो पैराइट मिलता है, और ये पैराइट का उत्पादन भारत में बिहार राज्य में 95% किया जाता है, उत्पादन पैराइट का। नेक्स्ट, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। इस सोनार क्या होता है देखेंगे, SONAR, सोनार, ठीक है। तो ये होता है आपके साउंड, ठीक है, साउंड, SO, साउंड, N से नेविगेशन, नेविगेशन, ए से एंड और आर से रैंगिंग, रैंगिंग, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार कहा जाता है। सोनार एक प्रकार का तकनीक है। तो इस तकनीक को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, पानी के नीचे में जो पहाड़ होते हैं जिसे सी माउंट कहा जाता है, समुद्री पहाड़ कहा जाता है, उसके विषय में भी इसी तकनीक द्वारा, सोनार तकनीक द्वारा क्या की जाती है? पता लगाई जाती है। हीम सेल का पता लगाना, हीम सेल, यानी कि हीम सेल आपको कहाँ मिलेगा? बर्फों वाले, जिसे आइसबर्ग कहेंगे। तो हीम सेल आपको कहाँ मिलेगा? तो ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में हीम सेल मिलेगा। उसके बारे में भी पता लगाना किस तकनीक द्वारा किया जाता है? तो आपके सोनार तकनीक, तो ये भी सही है। समुद्र की गहराई का पता लगाना, समुद्र की गहराई का भी पता सोनार तकनीक द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें ध्वनि द्वारा, ध्वनि द्वारा अंदर में भेजी जाती है। प्रतिध्वनि जब होता है, तो जब उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि होकर वापस आती है, आप वापस आती है, तो आने में जो समय लगता है उसके आधार पर, उसके आधार पर सोनार तकनीक द्वारा उसकी गहराई को माप ली जाती है। तो गहराई को मापने के लिए भी, ठीक है, इसकी प्रयोग की जाती है। यानी कि ABC तीनों राइट है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। सही उत्तर 107 का क्या होगा? डी, ठीक है जी, सोनार का सही उत्तर आपके सी, किसी ने लिखा है डी होगा, तो करेक्ट कर लीजिएगा। डी इसका सही उत्तर होगा। सब में यूज किया जाता है, सब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो देखेंगे, ये हो गया आपके सूर्य, और यहाँ हो गई आपकी, एक और मैंने यहाँ सूर्य बनाया, और एक पृथ्वी मैंने यहाँ भी बनाया, ठीक है। इन दोनों के मध्य दूरी सबसे अधिकतम होती है 15.2 करोड़, करोड़ किलोमीटर, किलोमीटर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। और इस स्थिति को कहा जाता है अप, ये कहा जाता है अप, इंग्लिश में इसको अप हेलियन कहा जाता है, अप हेलियन कहा जाता है, ठीक है। इसकी दूरी हम देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है 14.7 करोड़, करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये कब होता है? तो 3 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष के 3 जनवरी को होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो पेरी हेल, पेरी हेलियन, इसे उप सौर कहा जाता है, इसे कहा जाता है उप, ठीक है। तो क्या होगा? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस में होती है? तो अप सौर में, एपी हेलियन कहा
एपिहेलियन का। ग्रीष्म संक्रांति आपको कब होगा? 21 जून। जब सूर्य का लंबवत कर्क रेखा पर होता है तो उसी को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, समर सोल्स्टिक्स कहा जाता है। ठीक है जी, 21 जून को। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? तो ये है आपके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कब आया था, किसने दिया था? तो ये मॉर्गन ने दिया। कब दिया था? तो 1968। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था। कब दिया था? तो 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, समुद्र, ये देखेंगे समुद्र तल का फैलाव जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है, तो हैरी हैस ने ये सिद्धांत किसने दिया था? हैस हैरी हैस ने दिया था। कब दिया था? तो 1960 है जी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? तो कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति को व्याख्या करता है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत करता है, क्योंकि सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो था महाद्वीपीय सिद्धांत। उसके बाद में देखेंगे सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो कहा जाता है महाद्वीपीय स्थापन विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये कब आया था? 1912 ईस्वी में आया था। ठीक है, दूसरा देखेंगे सिद्धांत आया था तो ये था संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, तो ये कब आया था? तो ये आया था आपके, किसने दिया था पहले? ये तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ लिखा गया है कि किसने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। उसके बाद में संवहन धारा सिद्धांत आया, तो किसने दिया था? तो इनका नाम था आर्थर होम्स ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये सिद्धांत कब आया था? तो 1930 में आया। 1930 में आया था। तीसरा देखेंगे, उसके बाद में आया आपके समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, तो इसे किसने दिया था? तो हैरी हैस ने दिया। ठीक है, तो कब दिया था इसको? तो 1960 में दिया था। ठीक है, उसके बाद में आया चौथा सिद्धांत आपके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो सबसे बाद का सिद्धांत है। विवर्तनिकी सिद्धांत है ना, विवर्तनिकी सिद्धांत। ये कब आया था? तो 1968 में। किसने दिया? तो मॉर्गन ने दिया। मॉर्गन ने दिया था 68 में। ठीक है, इसका भी डायग्राम बनता है, इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ काफ़ी आपको जानकारी दे दी गई है इसके बारे में। बस इतना याद रखिए, आपको आराम से कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन है सर इसमें? बस अब एक और है, लास्ट है हमारा, 40 क्वेश्चंस का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। टफ इससे संबंधित है, तो ये टफ आपके ज्वालामुखी राख से संबंधित है। बी देखेंगे, ये है आपके ज्वालामुखी से ये क्या निकल रहा है? लावा। ये आपके मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी चैम्बर होता है, ये कहते हैं ज्वालामुखी या मैग्मा चैम्बर, इसे लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये कहा जाएगा मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर जा कर के इस तरह से लावा। ठीक है, ये देखिए, ये सभी के सभी क्या है? तो लावा है। ये लावा हो गया आपके
ज्वालामुखी, ये कहते हैं लावा। ये हो गया लावा। अब ये मैग्मा के साथ साथ में कुछ और भी पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, कुछ और भी पदार्थ निकलते हैं, यहाँ से कुछ राख निकलती, ठीक है जी, कुछ राख निकलता है। इसी राख को क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है, TU, ठीक है, टफ कहा जाता है। और ये क्या है? तो ज्वालामुखी राख है, यहाँ से मैग्मा द्वारा निकलता है। कुछ ज्वालामुखी राख निकलते हैं, बहुत सारे गैस निकलते हैं, गैस निकलता है, बहुत सारा बोल्डर्स निकलते हैं, पत्थर कंकर ये सभी निकलते हैं, वाष्प भी निकलता है। तो राख वाले पार्ट को कहा जाता है टफ। तो क्या है? ये ज्वालामुखी राख है, ठीक है। सही उत्तर इसमें आपके क्या हो जा रहे हैं? बी हो जाते हैं, वॉल्केनिक, ठीक है जी, वॉल्केनिक एस। 110 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा 40 क्वेश्चन खत्म हुए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसे देख लूँगा, ठीक है जी। पॉलिटिकल साइंस क्लास कब होता है? बस इसके बाद ही होगा या हो रहा होगा, अब शुरू हो जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस का। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, कोई और सर हैं, वो अब पढ़ाएंगे मेरे बाद ही, अब शुरू हो जाएगा, ठीक है जी।